हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 82 रुपीज़ का शेयर है। कल भैया भयंकर गिरावट थी ज़रूर, लेकिन आज थोड़ी बहुत राहत मिली ज़रूर है। कल एक्चुअली में सरकारी कंपनियों में बहुत ज़्यादा गिरावट थी। उनमें से कुछ कंपनियां आज रिकवर करती हुई नजर आई, जिनमें से एक एनएचपीसी भी है और एक एसजेवीएन भी है। 10.5% की तेज़ी एसजेवीएन में देखने को मिली। एनएचपीसी में 5.5% की तेज़ी है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 82 रुपीज़ का शेयर है और पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टेंटली मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों को शायद रिपीट भी लग सकता है, लेकिन देखो मेरी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो पहली चीज़ तो ये कि आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी है, ना कि किसी एक लेवल में बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। जब 100 रुपये के ऊपर ये शेयर था, मैंने कहा था कि अभी मौके नहीं बन रहे हैं, बल्कि कभी भी यहाँ पर गिरावट आएगी और जब गिरावट आएगी तो 20% का डिक्लाइन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन जब 20% की गिरावट आ जाए तब खरीदारी के मौके बन जाएंगे। और अभी भी अगर आप देखो तो मेरा भी वही स्टेटमेंट रहेगा कि खरीदारी के मौके 20% के डिक्लाइन के बाद बने ज़रूर है, लेकिन बाय ऑन डिप्स के बने हैं यहाँ पर। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने कहा था कि अगर आपको शेयर खरीदारी करनी है तो 80 से 85 रुपये का जो लेवल है वहां पर अगर मानिए कि आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 250 क्वांटिटी आप 80 से 85 के रेंज में खरीद के चल सकते हो। उसके बाद अगर गिरावट आती है तो 75 से 80 के रेंज में और 250 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद गिरावट आती तो 70 से 75 की रेंज में और 250 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। लेकिन आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। शॉर्ट टर्म का है तो भाई साहब यहाँ पर मत आओ, ठीक है। शॉर्ट टर्म का है तो फिर यहाँ पर देखो रिस्क इन्वॉल्व। अभी भी ये कहना कि ये यहाँ पे बॉटम बन गया, ये जल्दबाजी होगी। रीज़न ये है कि अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो बीच बीच में तेज़ी दिखाई है इसने। अगर आप देखोगे तो 89 से भागकर 92 पे गया था, ये वापस से गिरता नजर आया, वापस आज तेज़ी ज़रूर आई है। तो एक दिन की तेज़ी पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए भरोसा नहीं करूँगा, लेकिन अच्छा खासा ग्रोथ इसने दिखाया ज़रूर था। नंबर्स काफ़ी ख़राब आए थे इनके, एक झटके में गिरा लेकिन रिकवरी आई, वापस गिरा वापस रिकवरी आई, और एक 80 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है। उसके बाद एक सपोर्ट 70 रुपये के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये दो लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस कंपनी में। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो देखो कंपनी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ज़्यादातर इनकी जो कैपेसिटी है वो हाइड्रो में ज़्यादा है, तकरीबन 7000 मेगावाट से भी ज़्यादा की इनकी कैपेसिटी है हाइड्रो में, जिसको ये आने वाले टाइम में 9000 मेगावाट तक लेकर जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर और विंड, वहाँ पर लगातार ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही पीएम मोदी ने तकरीबन 380 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था। उसके अलावा 1000 से भी ज़्यादा मेगावाट के प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन में है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सोलार में। विंड में भी कंपनी आने वाले टाइम में काम करेगी। और देखो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी आया था कि 3-4 साल बाद, ठीक है, कंपनी जो है वो सोलर और विंड का जो डिवीज़न है उसको अलग करेगी और एक अलग एंटिटी के तौर पर, अलग कंपनी के तौर पर लिस्ट करेगी उसको। ये भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पावर कंपनीज है उनका फ्यूचर बेहतर होने वाला है। रीज़न ये है कि धीरे धीरे हम एनर्जी सोर्स की अगर आप बात करोगे तो हम धीरे धीरे पावर की तरफ ज़्यादा स्विच हो रहे हैं ऑयल की जगह। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी कोई होगा तो वो पावर कंपनी ही होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी नहीं होगी, उससे ज़्यादा फ़ायदा पावर कंपनियों का होगा। क्योंकि गाड़ी तो चलो आपने एक बार ले ली, चार्ज तो आपको हर रोज़ करना है, मतलब हर हफ्ते करना है, ठीक है, मान के चलो ऐसा। और आने वाले टाइम में जो कंपनियां अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाएगी वो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट छापेगी, और जनरली वही कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाएगी, या तो वो कोई बड़े प्लेयर्स हो या तो वो सरकारी कंपनी हो। जो छोटे खिलाड़ी है ना वो शायद उस टक्कर में टिक नहीं पाएंगे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में एनएचपीसी और एसजेवीएन को लेकर कई सारी खबरें आई है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी चल रही है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट, और ज़्यादातर सोलार के है यहाँ पर ये,
तो एक अच्छी बात है। और सोलार को लेकर गवर्नमेंट भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं उन कंपनियों को जो सोलार में अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, टैक्स में भी फ़ायदा मिल रहा है। वॉल्यूम अगर आज देखोगे तो भाई साहब खेल जो चला है वो वॉल्यूम का चला है, 14 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में कह लो कि यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। कंपनी का अगर आप देखो तो मार्केट कैप 82,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, बड़ी कंपनी है, छोटी नहीं है ये। इंट्राडे लेवल इसने 115 रुपये का भी छुआ था, जो अब तक का सबसे बड़ा लो है वो इसका 15 रुपये के करीब का है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। अगर आप इनके डिविडेंड की तरफ देखो तो भाई अच्छा पे कर रहा है ये, 1 रुपये 40 पैसे का। पिछले साल भी इसने पहले 1 रुपये 40 पैसे का पे करा था, फिर 45 पैसे का पे करा था। अब काफ़ी लोगों को 80 रुपये की कीमत पर इतना डिविडेंड कम लग सकता है, लेकिन हमें समझना होगा कि पिछले साल जब इसने 1 रुपये 40 पैसे का पे करा था ना, तब शेयर 30 रुपये का था। और 30 रुपये का शेयर अगर साल का 2 रुपये के आसपास का अगर आपको डिविडेंड पे करता है तो वो बहुत अच्छा डिविडेंड माना जाता है। तो यही खूबी है उन सरकारी कंपनियों की जो आपको अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, और अगर आप उसको बॉटम लेवल पे खरीदो तो फ़ायदा मिलता है। ये चीज़ हम ONGC में देख चुके हैं, हम इंडियन ऑयल में देख चुके हैं, BPCL में भी देख चुके हैं कि भारी भरकम डिविडेंड पे आउट होते हैं ये। इवन RVNL और IRFC में भी देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। हालांकि अब वो प्रीवियस वाले लेवल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उम्मीद यही करूंगा मैं कि आगे और अच्छे नंबर्स कंपनी रिपोर्ट करे और जो डिविडेंड पे आउट है वो शायद बढ़ता हुआ आपको नज़र आए। अगर आप इनके वैल्यूएशन की तरफ चलोगे तो 21 का पी है, सस्ता है इसका, सेक्टर पी 20 जो 29 है उसके मुकाबले। तो 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली 16% का डिक्लाइन एक ही दिन में आकर मतलब देखने को मिला था जब इनके नंबर्स आए थे दिसंबर क्वार्टर के। 2,640 करोड़ का रेवेन्यू था और 490 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि कम था क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में भैया भर भर के प्रॉफिट था, भर भर के अच्छे रेवेन्यूज़ थे। लेकिन अभी नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर देखना इंटरेस्टिंग होंगे कि कैसे आते हैं। और जनरली मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च 2023 के मुकाबले भी अच्छे हो, दिसंबर 2023 के मुकाबले भी अच्छे हो। बहुत जल्दी इनके नंबर्स आएंगे तब उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखो कंपनी जो है वो लगातार अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगी, प्रॉफिट को भी बढ़ाएगी, क्योंकि अपनी कैपेसिटी को कंपनी लगातार बढ़ा रही है। अगर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो 70.95% प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। हालांकि ये मार्च क्वार्टर में और ज़्यादा क्वांटिटी गवर्नमेंट ने यहाँ पर OFS के ज़रिए बेचा है, तकरीबन 3.5% के आसपास का। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है इस कंपनी में कि इंस्टीट्यूशंस भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर FIs हो। लेकिन देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि जब इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो ये इंस्टीट्यूशंस वालों ने खरीदारी करी थी या फिर बिकवाली करी थी, ये हमें मार्च क्वार्टर के शेयर होल्डिंग में पता चलेगा। ओवरऑल अगर मैं NHPC को लेकर देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे मूव्स इस कंपनी में आज से पहले कभी नहीं बने। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखो 2009 से लेकर अब तक ऐसे मूव्स पहली बार आए हैं, तो जाहिर सी बात है करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा। और अभी भी ये कहना कि बॉटम बन चुका है जल्दबाजी होगी। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, कंपनी पसंद है मुझे, लेकिन 100 रुपये के ऊपर मैंने मना करा था कि 20% का डिक्लाइन आए, वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। और मैंने अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि 80-85 रुपये के आसपास थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करने के मौके हैं। उसके बाद 75 से 80 थोड़ा सा और ऐड, उसके बाद 70 से 75 और ऐड। आपको 3-4 टुकड़ों में खरीदारी करनी चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। जो नज़रिया है वो 2-3 साल का होना चाहिए। आने वाला कुछ टाइम अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, कई सारे फैक्टर्स बाजार में रहेंगे, चाहे गर्मियों की वजह से पावर कंजम्पशन बढ़ने की वजह से नंबर्स अच्छे आने की वजह से एक तेज़ी देखने को मिले, उसके बाद इलेक्शन ख़त्म होने के बाद एक बहुत बड़ा क्रैक आपको बाज़ार में देखने को भी मिल जाए, तो ये होगा। दोबारा कुछ टाइम बाद एक अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ग्रो करने का पोटेंशियल रखती है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे यहाँ पर कह लूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोटेंशियल है। और यही वजह है कि मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अगर मैं इतना ही कहूँगा कि बीच बीच में प्रॉफिट लेने के शॉर्ट टर्म के लिए मौके बनेंगे, लेकिन अभी नहीं है। यहाँ पर एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए, यहाँ पर हर 10% के डिक्लाइन पर, ये मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं
कि मैं SJVN, जिसने आज बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है, जो 175 रुपये के लेवल से गिर कर आया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।